इनकी परमिशन के बिना कहाँ रोल। तो सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेसन, घोसला का घोसला 18 साल के बाद एक बार फिर से ये थिएटर में आ रही है, हम इसे री रिलीज़ कर रहे हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग, जिस तरह की ये स्टोरी है, कल्ट स्टोरी, कैसे देखते हैं आप लोग फिल्म को री रिलीज़ हो रही है, एंड क्या कहना चाहिए घोसला का घोसला? बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम तो सुबह से उछल रहे हैं साथ में, बिकॉज नॉट बिकॉज और कोई फिल्म री रिलीज होती तो शायद उतनी खुशी नहीं होती। मतलब खुशी होती कि भाई दोबारा, बट ये पिक्चर लोगों को जितने ज़्यादा देखेंगे उतना अच्छा लगेगा, उनको भी और हमें भी। बिकॉज ये अब ये कल्ट क्लासिक है। कल्ट क्लासिक वो बनती है जिसको बार बार देखना, जो कभी पुरानी होती नहीं है। तो जब तक कोई किसी की ज़मीन हड़पे की कोशिश करेगा, जब तक कोई मिडिल क्लास की फिल्में बहुत कम तरीके से कल्ट वाली फिल्म बनती है। वैसे तो हर फिल्म जो ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई हैं या बासुदा ने बनाई है वो सब बहुत कमाल की फिल्में हैं, मगर ये फिल्म में नॉटीनेस भी है, स्मार्टनेस भी है, और एक रिकॉल वैल्यू भी है। इसके हर डायलॉग तो आपको सब साथ में सुनाई देते हैं, हर सिचुएशन के लिए इसमें डायलॉग है। तो मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन जो जेनजी जनरेशन है, they will feel much more relevant, and they will be able to identify with much more with this film than any other film of my around 2002 या 1990 के करीब की फिल्म। हाँ, तो जेनजी को अभी ऑनलाइन स्कैम्स ज़्यादा पता है। हाँ, बट ये फिल्म देख के उनको हिस्ट्री ऑफ स्कैम्स पता लगेगी कि ऑनलाइन के पहले भी स्कैम्स होते थे। या और ये भी कि जो फिल्म जो अभी भी रेलेवेंट रहती है वो इसलिए है कि जो मिडिल क्लास फैमिली की जो रिलेशनशिप्स हैं दे कंटिन्यू टू बी द सेम। वो आज की जेनजी के भी रिलेशनशिप अपनी अपने पेरेंट्स के साथ या जो दो प्रीवियस जनरेशन के साथ, वो चीज़ चेंज नहीं हुई है। सो इफ़ यू आस्क मी, जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस फिल्म को कल्ट बनाती है, रेलेवेंट बनाती है, वो है जो मिडिल क्लास फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं। और क्लीशे कैरेक्टर्स नहीं है, स्टॉक कैरेक्टर्स नहीं है। एक ऐसा नहीं कि घर का जो बड़ा है, जो घर का मुखिया है, वो बहुत ही कुछ एक ईमानदार किस्म का आदमी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है। बड़ा बेटा जो है वो कोशिश करता है कि वहाँ यहाँ भी और बाहर भी जाना चाहता है। छोटा बेटा इज़ मिसफिट कम्प्लीटली। जो बेटी है वो उसका अपना एक इशू चल रहा है। तो हर कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफिकेशन बहुत परफेक्ट है। जो थिएटर, अच्छा फिर पूरा वो थिएटर का जो ग्रुप है, थिएटर का जो आइडिया जो दिल्ली का, वो थिएटर के लोगों को चुनते हैं स्कैम करने के लिए, हैं? मतलब विलन को ही वो स्कैम करते हैं। तो ये आई थिंक प्लॉट, स्टोरी राइटिंग, डायलॉग्स, कैरेक्टराइजेशन, कास्टिंग सब बहुत कमाल का है इसमें। बहुत रेयरली एवरीथिंग कम्स टुगेदर इतनी परफेक्टली। बाप बेटों का रिश्ता, मेरा रिश्ता इनके साथ, मेरा रिश्ता चिरौंजी चेरी के साथ, अपना प्रवीण दबास के साथ, मेरा रिश्ता मेरी वाइफ के साथ, मेरा अपना एक स्ट्रगल चल रहा है। वो बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल सर। और मैंने देखा कि रिश्ते की मैं बात करूँगा, मैंने देखा कि हर 2 मिनट में हर तीसरे स्क्रीन पे रिश्तों के झगड़े हो रहे हैं, लेकिन जो वो प्यारी कहानी को जोड़ के रखता है वो अमेजिंग है अपने आप में। तो आज के यूथ को ये देखना कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली थिएटर में जब आ रही है, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, जैसा मैंने कहा आपको कि ये जो जनरेशनल गैप जो होता है, जो हर मिडिल क्लास फैमिली में पाया जाता है, आई थिंक वो आज भी है। वो 18 साल पहले, 20 साल पहले जब फिल्म बनी तब भी था, और 20 साल बाद वो अभी भी आपको मिलेगा। एंड आई थिंक घोसला का कोर, इमोशनल कोर जो है वो ये चीज़ है। डिसफंक्शनल फैमिली हर जगह होती है। हाँ, थोड़ा बहुत डिसफंक्शन हर फैमिली में होता है। हमारी फैमिली में भी है कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, सबकी फैमिली में है। पर उसको इतना बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे करना विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। व्हाई डू पीपल लाफ? एवरी लाइन इज नॉट फनी लाइन, बट दे लाफ बिकॉज दे फाइंड आइडेंटिफिकेशन विद इट। और हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। वो मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, ये सब जो हैं वो उसका वो मैं सडनली याद आया, वो थैले में वो जो बॉटल्स लेकर आ रहा है बियर की, नेबर से छुपा, कभी सोचा नहीं, बट कड़ंग कुड़ंग कर रही हैं, आवाज़ कर रही हैं, तो वो थोड़ा घबरा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग स्टोरीज। मैंने सुना कि ढेरों सारी मेमोरी आप लोग इस फिल्म से रिलेटेड आप लोग शेयर कर रहे थे 18 साल पहले, 20 साल पहले, और अब तो ऐसी कोई मेमोरी है आप लोगों की? मेमोरीज ही मेमोरीज है। ये पूरी फिल्म मेमोरीज पर ही डिपेंड करती हैं। मुझे तो ना सिर्फ
फिल्म के डायलॉग्स मुझे तो फिल्म बनाते हुए जो जो हुआ वो भी बहुत विविडली याद है। आपको याद है वो जो एक कमरा पीछे होता था, जो टेंट होता था आगे, फिर पीछे एक रूम भी होता था जहाँ पे आपके याद है आपके फ्रेंड जिनका अभी अपने नाम लिया था, विजय भी आते थे। कभी कभी वो रूम में मैं आ जाता था, आप बुला लेते थे मेरे को, अंदर आजा कूलर लगा हुआ है। सो वो मुझे याद है। टेंट जो आगे टेंट लगा हुआ था जहाँ कास्ट का जो एरिया था, वहाँ पे हम लोग गेम्स खेलते थे बहुत सारी। अनुपम जी ने इंट्रोड्यूस की थी गेम वर्ड प्ले, जो सॉरी क्या वर्ड बिल्डिंग, वो खेलना, डम शराड्स खेलना। और फिर मेरे को एक बार याद है, आपको याद है जब इसने परवीन ने डम शराड में चीटिंग की थी, याद है? तो हमने बहुत अच्छे पकड़ा उसको, जिंदगी भर के लिए रिश्ते बनाए हमने, और बहुत आसानी से पिक्चर बनी भी नहीं है। बहुत प्रॉब्लम हुई, हम कास्ट को होटल से बाहर निकाल दिया, पैसे नहीं दे पाए थे प्रोड्यूसर, बट हमारी लॉयल्टी थी फिल्म के साथ, तो अपने आप ही प्रोड्यूसर के साथ भी लॉयल्टी। हम नहीं प्रोड्यूसर की बुराई नहीं कर रहे, प्रोड्यूसर में बड़ा दम था, बड़ी कोशिश कर रही थी, वो अपना घर का सामान बेच रही थी, वो कर रही थी और मुस्कुराती रहती थी। एक बार जिस गाड़ी में हमको लेने आते थे टैक्सी वाले, उन्होंने मना कर दिया बिकॉज पैसे नहीं उनके दिए थे, बट हम जैसे तैसे जुड़े रहे और इसको so, फिल्म मतलब इट वाज नॉट इजी टू मेक द फिल्म। बहुत हार्डशिप्स थी, बट ड्यू क्रेडिट टू अनुपम जी, नॉट जस्ट एज लीड एक्टर, एज आप कह सकते हैं एज फादर फिगर ही प्लेड। पूरी फिल्म की कास्ट को साथ रखना। फिल्म जब बन गई उसके बाद रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो रही थी, तब भी मोटिवेटेड रखना सबको। हम मिलते थे, आपको याद है ये जो क्या नाम है अंधेरी में जो रेस्टोरेंट है वहाँ हम मिलते थे, अरे मैं नाम ही भूल गया हूँ रेस्टोरेंट का, अल्फा नहीं अपना वो, हाँ कोने पे जो अंबोली में है, एनीवे वहाँ मिलते थे। और अनुपम जी really kept us motivated. He helped out with contacts for distribution also, Boman also. तो हम लोग बहुत अच्छे जुड़े और जिंदगी भर के लिए रिश्ते बनाए हमने। ना सिर्फ फिल्म बनाते हुए, फिल्म की रिलीज के टाइम पे भी we were together as a family. एंड जिस तरह से ये फिल्म हमारी सोसाइटी को दर्शाती है, हमारी सोसाइटी को दिखाती है, हमारी सोसाइटी से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट भी है। लैंड माफिया की बात करूँ, आज का दबदबा और बढ़ गया है। अच्छा, चलो पार्ट 2। हाँ बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। जब भी आपको इस तरह लैंड ग्रैबी का कोई भी केस होता है तो उसकी हेडलाइन नहीं होती है अनदर खोसला का खोसला। हाँ, और अब तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जितना ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेंगी, जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, उतना ज़्यादा घपला होगा। मैंने तो इसीलिए बहुत साल पहले डिसाइड कर लिया था, 10-12 साल पहले, कि मैं किराए के मकान में रहूँगा, और मैं किराए के मकान में रहता हूँ। सो अच्छा है, रियलिटी के साथ जुड़ी हुई है कहानी। मुझे लगता था अब स्कैम्स ज़्यादा ऑनलाइन होते होंगे। नहीं, इसमें तो लैंड में तो होते ही होते हैं, काफ़ी लोग हथिया लेते हैं ज़मीन। चलो आई होप पार्ट 2 के लिए सविता जी ध्यान दे रही हैं इसके लिए। पार्ट 2 बना रही हैं, ऐसा हमको फोन आया है, हमको तो बोला है कि बनाएंगे पार्ट 2, बट फिलहाल हम वी आर एक्साइटेड अबाउट फिल्म री-रिलीजिंग ऑन 18th of October थिएटर्स में, in a theater next to you, and please go and watch it because you will have a great time, and watch it with your friends and watch it with your family. कुछ अपडेट हुआ है सर कि 2 में कब तक शूटिंग होगी या नहीं? अभी कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ अनाउंस किया है कि इंटेंशन है बनाने की। जब आज री रिलीज़ हो रही है तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम सेकंड भी बनाएंगे। बाकी अभी कुछ आगे स्क्रिप्ट वगैरह अभी कुछ रेडी नहीं है। पर पिछले 1 साल से धमका रही हैं कि बनाना चाहती हैं। हाँ एंड सर, क्योंकि री रिलीज का दौर है, अच्छी फिल्मों को री रिलीज किया जा रहा है, हम देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू एंड जी, कौन सी फिल्में ऐसी हैं जो आप चाहते हैं कि आज के दौर में फिर से रिलीज होनी चाहिए, ऑडियंस को वो पर्दे पर मैं तो बोलता हूँ पहले जो मेरी नई रिलीज हुई पहले वो कर दो, रिलीज होनी चाहिए। जो दूसरी बार वाली नहीं, जो पहली एक बार भी नहीं हुई वो रिलीज कर दो पहले। हाँ, दरअसल थिएटर्स में रिलीज मिलना आसान नहीं है, इसीलिए लोग OTT स्ट्रीमिंग की वाहवाही करते हैं। अब तो मुझे लग रहा है OTT में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, अब तो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स आनी शुरू हो गई हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू है ये अभी भी चल रहा है, बिकॉज हमेशा जो फिल्म मेकर्स जो फिल्में बनाना चाहते हैं वो ज़्यादा होंगे कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं। ये तो लॉटरी टिकट ना, आपको लगता है कि अगर पिक्चर चल गई तो जिंदगी भर के लिए आसान हो जाएगा। हाँ नहीं, और मेरा मतलब डिमांड सप्लाई का जो इशू है कि अगर 1000 फिल्म बनती है रिलीज़ के लिए, उसमें से 100 फिल्म 200 फिल्म का प्लेटफॉर्म है OTTs मिला के। सो वो बाकी बेचारी 700-800 फिल्म्स अभी भी स्ट्रगल करती हैं टू गेट रिलीज। सो दैट कंटिन्यूज।
मुझे लगता है मैंने अभी नीरज पांडे से रिसेंटली कहा, मैंने कहा स्पेशल 26 दोबारा रिलीज होनी चाहिए। उसका भी वही है, रिकॉल वैल्यू उसकी बड़ी है, इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वेडनेसडे, बट स्पेशल 26 इज अ थ्रिलर, कॉन पीपल का है वो। बट फिलहाल तो हम चाहते हैं कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा हो। एटलीस्ट इससे एक बात की खुशी तो होगी, हमको दोबारा मिलाया, हम बैठे आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म ये रही है। आई होप कि जो पार्ट 2 बनेगी, जैसा कि आपने बताया कि हमें पिछले 1 साल से धमकाया करेंगे, उससे भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिले। बट उससे पहले वी वांट पीपल टू वॉच इट इन थिएटर्स अगेन, खोसला का खोसला। 18th October in cinema halls near you. Yeah, this is Kamal Kishore Khosla and this is बलवंत खोसला। Balwant Khosla signing off. सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन, खोसला का घोसला 18 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। बहुत ही प्यारी फिल्म है। आपको देखा मैंने इस फिल्म में लैंड की जिस तरह से आप, पहले बताइए ये जो ट्रेंडिंग में है कि रिलीज फिल्मों को करना, आपके लिए कितना लकी मानते हैं, कितना अच्छा चीज़ है ये, और कैसे मानते हैं ये आप, ये फिल्म खोसला का घोसला रिलीज़ की जा रही है इस बार 18 अक्टूबर थिएटर। एक ज़माना था टेलीविज़न और सैटेलाइट के पहले हर फिल्म रिलीज़ होती थी। जो 50s में जो पिक्चर मैंने नहीं देखी थी मेरे जन्म के पहले, हम कहाँ देखने जाते थे? थिएटर में ही जाते थे। तो या तो मैटनी मॉर्निंग शो में होता था 11 बजे का शो, या फुल रिलीज़ मिल जाता था, रिलीज़ 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए। देव आनंद साहब की सारी फिल्में, क्लासिक्स, मदर इंडिया मैंने कितने रिलीज़ हुए थे, मुग़ल आज़म कितने रिलीज़ हुए थे, देव साहब अपने कॉमेडीज़, किशोर कुमार की कॉमेडीज़। तो व्हाट हैपेंड इज़, जब टीवी आया, संडे पे बहुत सारे पुराने पिक्चर देखने मिलते थे जो हम बचपन में चूक गए थे। सो व्हाट हैपेंस विद खोसला घोसला इज एवरीबडी हैज सीन दिस फिल्म इंक्लूडिंग यंगस्टर्स, सबने देखी है इस फिल्म। तो ये री रिलीज क्यों हो रही है? ऐसे नहीं कि एक जनरेशन ऑफ यंगस्टर्स ने पिक्चर नहीं देखी, सबको मौका मिला ये पिक्चर देखने को, या तो डीवीडी, या तो ब्लू-रे, या तो सैटेलाइट, या तो शायद OTT पे भी आएगी, या तो यूट्यूब पे भी सीन्स देखे बहुत सारे। तो फिर क्यों रिलीज़ हो रही है? बिकॉज दिस फिल्म नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड इवन मोर। और ये अगर अब ये जो रिलीज़ हो रही है, मैं तो बोलता हूँ 10 साल के बाद फिर से रिलीज़ हो रही है। बिकॉज एनीथिंग दैट्स गुड डिजर्व्स to be shown to every new generation, and this is that kind of film. It is good cinema, it's a good film. It's not about a scam, it's about family values, this film. It's about a man wanting to make his ghosla for his family, and his dreams may or may not come true, ya to because of Khurana, ya to because his children don't want to live in that house. तो ये मेरा मानना है कि खोसला घोसला को और लॉन्जेविटी मिल गई है, विश की और भी मिलेगी। सर, इस फिल्म में स्कैम दिखाया गया। जब ये फिल्म आई थी, लोगों ने ऐसा हो सकता है, आज हो रहा है, बहुत ही बड़े पैमाने पर जी हो रहा है। लैंड का आप माफिया इस तरह से दिखाया। आप मेरी तरफ हाथ कर रहे हैं, अब आप तो ऐसे लोग समझें कि मैं कोई कमीना इंसान हूँ। वो आज हमें देखने को मिल रहा है तेजी से। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? जब ये फिल्म आई थी, लोगों ने सोचा क्या ऐसा हो सकता है, इसका आज हो रहा है। एक OTP आया आपके वैसे। मैं एक बात बताऊं आपको, लाइफ इमिटेट्स आर्ट, आर्ट इमिटेट्स लाइफ, ये हकीकत है। इट इज़, फिल्म्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन सोसाइटी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो फिशरीज डिपार्टमेंट की जो लैंड में जो गड़बड़ था, जो वही प्लॉट पे स्कैम हुआ था फिल्म के 2 साल के बाद। उसी प्लॉट पे जहाँ पे हम शूटिंग किए थे, उसी प्लॉट का स्कैम हुआ था। तो ये तो होते रहेगा। कॉमन मैन अगर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? एक अपने लाइफ के सेविंग्स लेके खोसला साहब एक छोटा सा प्लॉट बना के अपना एक घर बनाने की कोशिश में। इफ़ ही इज़ बीइंग स्कैम्ड एंड दैट स्कैम, द स्कैमर इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड एक्चुअली।
वो जाता है जेल में, उनको खोसला को जेल में डाला जाता है एज इफ गुनहगार वो है. So it is a reflection of how somebody will feel unprotected and has to use the scammer's means to scam the scammer. So you feel if you are in that position, मेरा क्या हाल होगा. आई विश कि सर 18 अक्टूबर को लोग इसे बड़ी मात्रा में देखने के लिए जाएंगे. प्रोड्यूसर को बहुत सारे पैसे आएंगे, आपको भी मिलेंगे. एंड सर एक जो चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी है, मेहता बॉयज़ डायरेक्टर जो आपकी लाइफ में थोड़ा डिफरेंट होने जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं. हम शिकागो में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, वहाँ पे हम जीते बेस्ट पिक्चर. या वी आर वेरी प्राउड. मैं कल फिर से जा रहा हूँ टोरंटो कनाडा प्रीमियर के लिए. एंड देन वील बी हैविंग मोर फेस्टिवल्स. रिलीज डेट अभी हम डिक्लेयर नहीं. इंडिया में जो रिलीज़ होगा वो हम थोड़ा बनाएंगे. ऐसे ही कुछ जश्न मनाएंगे यहाँ पे, यही रूम में करेंगे. लेकिन आज हम खोसला के बारे में बात करना ज़रूरी है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द मेहता बॉयज़. मैंने लिखी है वो फिल्म, मैंने डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया है. बट वील टॉक अबाउट इट अनदर डे विद ग्रेट प्राइड. आई एम एक्सट्रीमली प्राउड. My team is so happy. They are celebrating big time. But we'll talk about it another day. सुपर. मुझे भी सर बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, स्पेशली रिलीज डेट का बहुत ही बेसब्री से. हम बताएंगे आपको. थैंक यू सर. Thank you very much, brother. Thank you so much.